जिन पर सवाल उठाना चाहिए उनके लिए ये काल्पनिक गद्दार ढूंढ करके उनसे सवाल पूछ रहे हैं। काल्पनिक दुश्मन तैयार किए जा रहे हैं ताकि असल अपराधियों को बचाया जा सके। हिंदुओं का गद्दार कौन है? क्या था वो? मीडिया पर सेंसरशिप का हथियार ही तो था। जिन्हें भी लगता है कि ऐसा नहीं है, मीडिया तो खबरें दिखाता ही है। अरे 24 घंटे के चैनल पर दिन भर सारी खबरें आ ही जाती हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई खबर भ्रामक पाई गई तो उसे उसी समय स्पष्ट किया जाएगा। नकारात्मक खबर पर भी यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिया जाएगा और जो खबर सरकार के लिए निगेटिव हो, यानी कि सरकार के लिए सवाल उठाती हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कई बार हम जैसे पत्रकारों को खबरों की व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खबरों को सही क्रम में रखा जाए तो वो खुद की व्याख्या कर लेती हैं। पहली खबर आप देखिए, मीडिया पर निगरानी रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाने वाली है। अब दूसरी खबर देखिए, IFJ यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है। ये खबरें खुद ही एक दूसरे की व्याख्या कर दे रही हैं, खुद ही भारत में पत्रकारिता के हालात बयान कर दे रही हैं। सरकारें मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर क्यों बनवा रही हैं? अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, मगर मीडिया तो अब सरकार की ही है। केवल DD न्यूज ही अब सरकारी चैनल नहीं है, पूरा TV मीडिया ही सरकारी है। तो अपने मीडिया के अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी होने वाली टिप्पणी पर मैं सुधार करूंगी और कहूंगी कि मीडिया अब प्रत्यक्ष रूप से सरकारी है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को जरूरत क्या है मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर्स की? इससे पहले कोई ये कहे कि ये केवल एक राज्य की सरकार कर रही है, तुम लपेटे में सबको क्यों ले रही हो, मैं आपको याद दिला देती हूँ ब्रॉडकास्टिंग बिल की। जी हाँ, जबरदस्त विरोध के बाद जिस बिल को सरकार ने होल्ड पर डाल दिया था। क्या था वो? मीडिया पर सेंसरशिप का हथियार ही तो था। जिन्हें भी लगता है कि ऐसा नहीं है, मीडिया तो खबरें दिखाता ही है। अरे 24 घंटे के चैनल पर दिन भर सारी खबरें आ ही जाती हैं और कुछ छूट गया तो क्या ही बड़ी बात है। लाखों खबरें दिन भर में मिलती हैं, बेचारों से मिस हो गया होगा। चलिए इस गलतफहमी को भी दूर किया जाए। जानेंगे कि कब मीडिया बोल करके फायदा उठाता है और कब चुप रह करके। मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर पर आप गूगल करने जाएंगे तो पाएंगे कि इक्का दुक्का अंग्रेजी मीडिया पोर्टल्स ही ये खबर दिखा रहे हैं। बड़े हिंदी मीडिया संस्थानों ने इस खबर को हाथ तक नहीं लगाया है। अपने आप से ही जुड़ी खबर पब्लिश करना भूल गए ये। अब देखिए, यहाँ पे इनको चुप्पी से ही फायदा है। मीडिया की मौका परस्ती पर बात करेंगे हम, पर पहले महाराष्ट्र सरकार के क्रांतिकारी फैसले पर बात कर लेते हैं। खबर के अनुसार महाराष्ट्र सरकार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की समाचार सामग्री का विश्लेषण करने के लिए एक मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करेगी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है। समाचार सामग्री के विश्लेषण के लिए पूरा सेंटर, इतना खर्चा, आखिर कैसा विश्लेषण होगा? अब जो डिटेल आई है इस निगरानी केंद्र की वो भी जान लीजिए। बताया गया है कि इट विल ऑल्सो प्रिपेयर अ रिपोर्ट बाय एनालाइजिंग द कवरेज एंड bring to the notice and take action on the spread of negative or misleading news related to the state government। यानी कि ये केंद्र प्रिंट और प्रसारण मीडिया में प्रकाशित सभी तथ्यात्मक और भ्रामक समाचार खबरों को एकत्र करके उनका विश्लेषण करेगा और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई खबर भ्रामक पाई गई तो उसे उसी समय स्पष्ट किया जाएगा। नकारात्मक खबर पर भी यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिया जाएगा। मिसलीडिंग खबर पर कार्रवाई करेंगे और जो खबर सरकार के लिए निगेटिव हो, यानी कि सरकार के लिए सवाल उठाती हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? साफ साफ शब्दों में कहें तो अगर आप अपनी खबरों में सरकार की चरण वंदना नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। अगर आप सरकार की झूठी तारीफों के पुलिंदे नहीं बांधते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। लोग भूखे मर रहे हैं और आप कह देते हैं कि लोग भूखे हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। आप सच कहेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। सरसरी नजर से देखने पर मिसलीडिंग खबरों पर कार्रवाई की बात सही लग सकती है कि हाँ भाई, फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ये तय कैसे किया जाएगा कि कौन सी खबर मिसलीडिंग है, कौन सी नहीं है? कौन करेगा ये तय? कुंभ में भगदड़ को भी सरकार झूठी खबर बता रही थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे को सरकार मिसलीडिंग कह रही थी। मौतों को फेक न्यूज बता रही थी। जब सरकारें झूठ फैलाने में लगी हों तब सच को मिसलीडिंग कहा जाने लगता है।
जितना पैसा ये मीडिया को मॉनिटर करने में खर्च कर रहे हैं उतना सही जगह करते तो मीडिया को निगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर क्या करें, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। आखिर सरकारों के पास इतनी हिम्मत आ कहां से रही है कि जो चीजें अनाधिकारिक तौर पर भी करने से किसी भी लोकतांत्रिक देश की हिम्मत नहीं होगी, वो यहाँ पर आधिकारिक तौर पर किया जा रहा है, पॉइंटर्स में लिखा जा रहा है। हिम्मत खुद मीडिया ने ही दिया है। मीडिया को विक्टिम समझना बंद कर देना चाहिए कि अरे ये तो बेचारे हैं, इनको तो ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया है, ज़बरदस्ती इनको सरकारी मीडिया बनाया गया है। देखो भाई, ये खुशी खुशी गोदी मीडिया बने हैं। इन्होंने अपनी गुलामी का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है। लाशों पर दलाली करने के लिए मजबूत जिगरा चाहिए जो है इनके पास। जिन पर सवाल उठाना चाहिए उनके लिए ये काल्पनिक गद्दार ढूंढ करके उनसे सवाल पूछ रहे हैं। काल्पनिक दुश्मन तैयार किए जा रहे हैं ताकि असल अपराधियों को बचाया जा सके। हिंदुओं का गद्दार कौन है? अरे उनके नाम पर जो वोट मांग रहे हैं और वोट मांग करके उन्हें मरने वाले हालातों में छोड़ दे रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे ये बताइए। गद्दारी की परिभाषा किसके ऊपर फिट बैठ रही है और कहां फिट बैठ रही है ये आप देखिए। सवाल पूछना कहीं है, पूछ कहीं रहे हैं। विपक्ष से ये सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1954 में तो नेहरू थे, तब भी तो भगदड़ हुई थी। प्रधानमंत्री का जो वीडियो लोग ट्रोल करने के लिए चला रहे थे वो ये अपने पक्ष में तर्क के रूप में चलाने लगे हैं। गजब हाल है भाई इनका। अब बताइए कि ये विक्टिम है कि अपराधी हैं? किसानों को खालिस्तानी कहने वाले लोग कौन थे? यही ना। शाहीन बाग की औरतों का आतंकी कहने वाले लोग कौन थे? यही ना। अपने ही छात्रों को जेल में ठूसे जाने को सही बताने वाले कौन थे? यही ना। यही कारण है कि मॉनिटरिंग सेंटर और ब्रॉडकास्टिंग बिल जैसी चीजों से इनको दिक्कत नहीं है। ये सेफ है भाई, बल्कि ये तो माहौल बना रहे हैं ताकि सरकार सेंसरशिप ढंग से लगाए, ऑफिशियली लगा दे। ना ये पत्रकारिता कर रहे हैं, ना किसी और को करने देना चाहते हैं। वो बच्चे कहते हैं ना गांव में कि खेलब ना खिलाई खेलिए बिगाड़ब। ये बस खेल बिगाड़ने के लिए सरकार के प्यादे हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, ब्रॉडकास्टिंग बिल सरकार लेकर के आई। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें डिजिटल वेबसाइट, OTT प्लेटफॉर्म से लेकर के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट करने की बात कही गई थी। बिल के ड्राफ्ट में कहा गया था कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जिसका नाम ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। यही बॉडी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े बिल के लागू करवाने और उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। अब टेक्निकल भाषा पे आप मत जाइएगा, साफ शब्दों में समझा जाए तो सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लागू करना ही इस बिल का उद्देश्य था। बिल का विरोध हुआ और जबरदस्त हुआ। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए एक तरीके से उन पर सेंसरशिप लागू करना चाह रही है। बिल में जिस तरीके के प्रावधान है उसके मुताबिक कोई भी डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर या इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर सरकार की किसी भी तरह से आलोचना नहीं कर पाएगा। अब देखिए, टीवी पर तो इनका कब्जा है ही, पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले हैं कि अब भी मान नहीं रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। इसलिए उनको काबू में करने के लिए बिल लाया गया, मगर विरोध के बाद सरकार ने इसे होल्ड पर डाल दिया। अब इस बिल के लिए माहौल कैसे बनाया गया? बलि का बकरा ढूंढा गया जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट। समय रैना के शो से जुड़ा पूरा विवाद ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस लाने की पटकथा का हिस्सा था। देश में जिस वक्त बड़े बड़े मुद्दे थे उस समय आखिर एक यूट्यूबर के शो पर इतना रोना पीटना कानूनी कार्रवाई क्यों हुई? एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य जा रही है, छापा ऐसे पड़ रहा है जैसे कॉमेडियन नहीं किसी आतंकी को पकड़ने जा रहे हो। भाई ये मीडिया का रुदन तो सुना ही होगा आपने इस दौरान। ये इतना माहौल बना करके साबित किया गया कि देखो यार, यूट्यूब पर भी कंट्रोल की जरूरत है। किसी एक के कंटेंट के कारण पूरे यूट्यूब पर कंट्रोल करने की बात कहना कोई तुक है इसका? महाभारत का शकुनी भी फेल है इनके षड्यंत्रों के आगे। बस यही सार है पूरे सेंटर और बिल वाले मुद्दे का। जो एक दो बचे हैं, जिंदा बचे हैं पत्रकार, उनको काबू में लाना है। अब बार बार इनको जेल में डलवा कर अलग अलग कार्रवाई करके बार बार विरोध झेलने से तो अच्छा ही है ना कि कानून बना दो, सेंटर बना दो। पत्रकारिता करना अपराध है, पकड़े जाने पर दंडित किया जाएगा। किसान आंदोलन कवर करने पर पत्रकारों पर सिडिशन यानी देशद्रोह का केस लगाया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2014 के बाद पत्रकारों पर सरकारी हमलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। एटलीस्ट 198 serious attacks between 2014 and 2019 with 36 cases in 2019 alone। यानी कि 14 से 19 के बीच में 198 पत्रकारों पर सीरियस अटैक यानी कि गंभीर हमले हुए हैं। साल 2020 जिस समय दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, हमारी सरकार अपने पत्रकारों से ही लड़ रही थी। जो पत्रकार ताली और थाली बजवाने पर वाहवाही नहीं कर रहे थे, असलियत दिखा रहे थे, वो सरकारी गुस्से का शिकार हुए। 67 पत्रकार
जो कि कोरोना के दौरान कवरेज कर रहे थे, उनके ऊपर छापे पड़े, केस हुए, FIR हुई, पूछताछ हुई। आखिर पत्रकारों को करना क्या है? आलोचना करोगे तो जेल जाओगे। 2018 की एक खबर उदाहरण के तौर पर मैं पेश कर रही हूँ। मणिपुर के एक पत्रकार को बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना महंगा पड़ गया। उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत 1 साल तक हिरासत में रखने की सजा सुनाई गई। सिद्दीकी कप्पन को 2.5 साल तक सरकार जेल में सड़ाती है क्योंकि वो रेप की रिपोर्टिंग कर रहे थे। भूल गए वो कि भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ पत्रकारिता का मतलब खबर को दिखाना नहीं, छुपाना है। पत्रकारिता देशद्रोह है। लिटरली केस देशद्रोह का ही लगाया गया। पेपर लीक की खबर छापने वाले जेल में डाल दिए गए। लीक करने वालों का क्या है? अपराधी हैं, अपराध तो करेंगे ही। तुम बता क्यों रहे हो कि हमारी सरकार फेल है? उत्तर प्रदेश तो इस मामले में अंधेर नगरी है। नियम कानून से कोई मतलब ही नहीं है इनको। सरकार वहां पत्रकारों से जेल भरो अभियान चलाती है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में लिस्ट छापी है अजब गजब पत्रकारों पर केसेस की। चलिए 1-2 हम बता देते हैं। जून 2020 में सुप्रिया शर्मा पर FIR होती है। PM के गोद लिए गांव डोमरी में भूखे रहने को विवश लोगों की उन्होंने खबर चलाई, जिसके बाद से उनके ऊपर SC/ST एक्ट, मानहानि और किसी महामारी को फैलाने में बरती गई लापरवाही से जुड़ी IPC की धारा के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया। अगस्त 2019 मिर्जापुर में पंकज जायसवाल पर केस किया गया क्योंकि उन्होंने बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाए जाने की खबर दिखा दी थी। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया का कि हंगामा हुआ, जिसके बाद से FIR से उनका नाम हटाया गया। सितंबर 2019 में आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगाने की घटना को रिपोर्ट करने वाले 6 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। सितंबर 2020 में बिजनौर में दबंगों के डर से वाल्मीकि परिवार के पलायन करने संबंधी खबर के मामले में 5 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सार वही है कि पत्रकारिता करोगे तो जेल में जाओगे। अब आप ही बताइए, बार बार FIR, केस, कार्रवाई की झंझट खत्म करके सरकार सिंपल सा रास्ता ला रही है कि पत्रकारिता को कानूनन अवैध साबित कर दो। क्या गलत कर रही है? बार बार विरोध कौन झेले? अब तानाशाही नहीं करेगा तो क्या करेगा? है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अंत तक देखा हो तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।